जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि इंडिया की एचडीआई रिपोर्ट क्या रही। सबसे पहले तो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट टू नो कि आपकी इंडिया की पॉपुलेशन क्या है। इफ़ यू डोंट नो, दिस इज़ 135 यानी कि 135.26 करोड़। और ये चीज़ जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये जो स्टैटिस्टिक्स मैं आपको बताते रहती हूँ, क्योंकि ये स्टैटिस्टिक्स आप अपने आंसर में अगर नोट करोगे तो एग्जामिनर का जो व्यू है आपके क्वेश्चन पेपर के लिए, मतलब आंसर शीट के लिए, वो चेंज हो जाएगा। बेसिकली उसके दिमाग में एक अच्छी इंप्रेशन पड़ता है इसका। तो ये सब जोड़ लेना। एमसीक्यू में भी बहुत पूछा जाता है। अब यूएनडीपी जो है कि आपको मैंने बताया था अभी यूएनडीपी के बारे में, तो उसने क्या किया था 2016 में एचडीआई जो है इंडिया का वो नापा। तो उसके हिसाब से हमारी कंट्री 133 से जो है रैंक्ड की थी आउट ऑफ 188 कंट्रीज़। अभी मैंने आपको बताया कि कौन सी रैंक्ड होती है, लो, मीडियम और हाई। तो हमारी कंट्री मीडियम में आती है 0.624 में। और यूएनडीपी का फॉर्म आपको अगर फुल फॉर्म याद होगा तो यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंटल प्रोग्राम। ठीक है, अगर आपने नहीं देखा वो पार्ट, उसे स्किप कर दिया किसी वजह से, तो आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो आप उसको जाइए दोबारा देखो। अब देखो, इन्हीं इंडिकेटर्स का यूज़ करके जो हमारी कंट्री की प्लानिंग कमीशन है उसने क्या किया, उसने डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और यूनिट्स का खुद के यूज़ के लिए, उन्होंने खुद के यूज़ के लिए किया था, खुद के लिए किया था, उन्होंने किसी ने कहा नहीं था। तो उन्होंने इंडिकेटर्स का यूज़ करके अपनी एक रिपोर्ट निकाली थी। और वो रिपोर्ट क्या आई थी, कैसे आई थी, वो सब अभी आगे पढ़ेंगे। फाइनल रिपोर्ट लेकिन जो थी वो 3 एलिमेंट्स को लेकर के बनाई थी, जो कि एक्सेस टू रिसोर्सेज, एजुकेशन एंड हेल्थ ही है। आपको 3 की एरियाज ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। सो ये आपका था इंडिया में कैसे शुरुआत हुई। तब आगे देखते हैं क्या निकला इसका रिजल्ट। ओके, सो नेक्स्ट है हमारा इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक अटेनमेंट्स। तो इसका सिंपल सा मतलब ये है कि कौन सी कंट्री इकोनॉमिकली स्टेबल है, कितने लोगों को बेसिक रिसोर्सेज उन लोगों को मिल पा रहे हैं, और कब होगा जब हम लोग इकोनॉमिकली यानी कि पैसे फाइनेंशियली अच्छे होंगे। ये 3 के एरियाज़ पे आपको डिपेंड करता है आपका इकोनॉमिक अटेनमेंट कैसा है। पहला तो आप के वहाँ पे रहने वाले लोगों को एजुकेशन अच्छी मिल रही है, लोगों के एक्सेस टू रिसोर्सेज है, हेल्थ अच्छी है। तो ये आपका इकोनॉमिक अटेनमेंट्स का क्या होता है, एक इंडिकेटर होता है। रिसोर्स बेस क्या करता है, हम लोग इसको रिसोर्स बेस को मेजर कर सकते हैं जीएनपी यानी कि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट और पर कैपिटा इनकम से, यानी कि पर कैपिटा इनकम मतलब हर इंडिविजुअल कितनी कमाता है उसका एवरेज। और जीएनपी क्या होता है कि एक देश में साल भर में कितने गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस कर पा रहे हैं। तो ये क्या होता है, रिसोर्स होता है। कहते हैं किसी चीज़ के रूट कॉज, तो ये रूट कॉज होता है, रूट से हम पता लगा सकते हैं। अब जो लोएस्ट पॉवर्टी रेट है, पता क्या चला था उस रिपोर्ट से कि लोएस्ट पॉवर्टी रेट गोवा में है जो कि 5.9 है, और सबसे ज़्यादा छत्तीसगढ़ में है जो कि 39.93 है। और ये बात की रिपोर्ट है। इसके अलावा 2011 और 2012 के हिसाब से जो रूरल एरियाज़ है वहाँ पर बीपीएल, आपको पता है बिलो पॉवर्टी लाइन, यानी कि पॉवर्टाइज लोग वो होते हैं जो कि अपनी बेसिक नीड्स भी नहीं पूरी कर पाते। तो बीपीएल के अंदर आने वाले लोग रूरल में थे 25.7% और अर्बन में थे 13.7। इतना याद करने की ज़रूरत नहीं, आपको इनमें से जो आसान लगे आप उसे याद कर लो। सो अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंडिकेटर्स ऑफ हेल्दी लाइफ के इंडिकेटर्स क्या होते हैं। सबसे पहला तो हेल्दी लाइफ होता क्या है। अब मैं बोलूँगी कि मैं हेल्दी हूँ, उसका मतलब कि मैं फ्री फ्रॉम डिजीज़ेज़ हूँ। सबसे पहले तो मेरे को कोई डिजीज़ नहीं है, दैट्स व्हाई आई एम हेल्दी। उसके अलावा लिविंग अ रीजनेबली लॉन्ग लाइफ इज़ द इंडिकेटर ऑफ हेल्दी लाइफ, यानी कि एक लंबी ज़िंदगी जीना हेल्दी लाइफ का एक इंडिकेटर है। तो अब हम देखते हैं कि इंडिया ने सबसे बढ़िया एक स्वच्छ भारत मिशन चलाया था, जिसने एक बहुत बड़े लेवल पे अवेयरनेस को फैलाया लोगों के बीच। तो ये जो स्वच्छ भारत अभियान है इसको हमने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। इसके अंदर क्या प्रोविज़न लिए गए वो चीज़ यहाँ पर आपके बुक में है। तो इसको बहुत अच्छे से देखना। मैंने पूरे पॉइंट्स लिखे हुए हैं, नो एनी पॉइंट कहीं से भी आगे पीछे है, बस इसको ही पढ़ना है आपको। तो पहला तो इंडिया को ओपन डिफिकेशन फ्री बनाया। ओपन डिफिकेशन यानी कि जो नालियाँ होती है उसमें गंदा पानी होता है, तो उससे क्या होता है जो अलग अलग तरीके के इंसेक्ट्स होते हैं वो उसके ऊपर पनपते रहते हैं। तो उसको ओपन डिफिकेशन फ्री बनाया। और 100% मैनेजमेंट ऑफ सॉलिड वेस्ट यानी कि ह्यूमन और एनिमल वेस्ट, तो उसका क्या करा, मैनेजमेंट करा, 100% मैनेजमेंट
ताकि कोई भी गंदगी से बीमारियां ना फैले। उसके अलावा एनर्जी, क्लीन एनर्जी फ्यूल जो है जिसको हम बोलते हैं एलपीजी, उसको रूरल हमें पहले पहुंचाया, क्योंकि अभी भी रूरल में कई सारी ऐसी जगह है जहाँ पे लोग लकड़ी का इस्तेमाल करते हैं गैस के तरीके से खाना पकाने के लिए, बाकी हाउस होल्ड्स के लिए। उसके अलावा ड्रिंकिंग वाटर, जो पोर्टेबल ड्रिंकिंग वाटर यानी कि साफ़ ड्रिंकिंग वाटर जो है उसको पहुँचाना हर घर पर, ताकि क्या हो, वाटर बॉर्न डिजीज़ कम हों। लास्ट आपका पॉइंट है कि जो नॉन कन्वेक्शनल एनर्जीज़ होती है, नॉन कन्वेक्शनल एनर्जी यानी कि विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, जो कि आजकल बहुत ज़्यादा फैल रही हैं, तो इसको क्या करना, प्रमोट करना, विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, इसको लोगों के बीच लेकर के आना और लोगों को अवेयर करना कि आप इसको भी यूज़ करो, ठीक है। सो ये आपका क्या है, इंडिकेटर्स ऑफ हेल्दी लाइफ। और इसके आगे अब कुछ हमारे क्या डेवलपमेंट हुए हैं अभी तक, वो हम पढ़ते हैं। ओके, सो अब आपका है इंडिकेटर्स ऑफ हेल्दी लाइफ के अंदर आपके कुछ ऐसे इंडिकेटर्स थे जो कि तब क्या था और अब कितना चेंज आया है। तो ये भी हमने ह्यूमन डेवलपमेंट से हमने क्या करा, पता लगाया। तो पहले तो आपका डेथ रेट कितना था, पहले 25 था पर 1000, मतलब 1000 लोगों में से 25 लोगों की डेथ होती थी, लेकिन अब ये डिक्रीज़ हो गया 6.5%, ठीक है। और एक टाइम पे 1951 पे यहीं पर ही इतने ज़्यादा डेथ रेट और बर्थ रेट दोनों ही काफ़ी ज़्यादा ड्रास्टिक इंक्रीज़ हो गया था दोनों में। सो अब वो कंट्रोल हो गया 2015 तक काफ़ी ज़्यादा। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट था 148 पर 1000, अब है 37 पर 1000। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट मतलब कि कोई बच्चा जन्म के समय पर हम पता लगाते हैं कि कितना जिएगा, ठीक है। तो वो था कोई 148 था, अब 37 की ही मतलब डेथ हो जाती है ड्यूरिंग द बर्थ। तो बर्थ के टाइम पे किसी की डेथ हो जाती है तो उसे बोलते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी। पहले 148 पर 1000 हो गई थी, अब 37 है। लिटरेसी रेट जो थी पहले लोगों में 17% थी, अब लोगों में 76% लिटरेसी रेट हो गए हैं। और लाइफ एक्सपेक्टेंसी यानी कि कोई इंसान कितना जीता है, पहले 44 ईयर्स, अब 66 ईयर्स। तो आप कोई लोग ऐसे 37.1 भी मानते हैं, तो आप अपने हिसाब से, मेरे को 44 सही लग रहा था, मैंने 44 ही कर दिया। सो ये आपका इंडिकेटर्स ऑफ हेल्दी लाइफ। नेक्स्ट और लास्ट है आपका इंडिकेटर्स ऑफ सोशल एम्पावरमेंट। तो इंडिकेटर्स ऑफ सोशल एम्पावरमेंट की बात करते हैं। बॉन्डेज नहीं है, यानी कि आपको किसी के अंडर काम नहीं करना पड़ रहा है, बंदिशें नहीं हैं यहाँ पर। जैसे कॉलोनाइज्ड हो गया था एक बार इंडिया, तो इंडिया को ब्रिटिशर्स के हिसाब से काम करना पड़ता था, उनकी खुद की चॉइस मायने नहीं रखती थी। सो ऐसे ही आपके ऊपर कोई किसी तरीके की कोई बॉन्डेज नहीं है, आप इलिटरेट नहीं हो, पॉवर्टी या हंगर से कंट्री में कम से कम है, देन हम कहते हैं दिस इज़ सोशल एम्पावरमेंट। अब ऐसे वर्ड की बिगिनिंग कहते हैं होती है लिटरेसी से, एजुकेशन से, क्योंकि जो कंट्रीज़, ऐसा देखा गया है कि जिन कंट्रीज़ में एजुकेशन लेवल ज़्यादा होता है उन कंट्रीज़ में इन सब चीज़ों की प्रॉब्लम कम होती है, क्योंकि वहाँ पर लोगों को हर छोटी सी चीज़ समझानी नहीं पड़ती है। लोगों को पता होता है कि हमें कहाँ पे खर्चा करने की ज़रूरत है और कहाँ पर नीड नहीं है। इंडिया के एग्जाम्पल ले लो आप, कई सारी ऐसी चीज़ें बनाई गई हैं जो कि जिसकी ज़रूरत हमें नहीं थी, उसके बदले में हम लोगों को एजुकेशन पे खर्चा करना चाहिए था, एम्प्लॉयमेंट पे खर्चा करना चाहिए था, और बाद में यहाँ पे शॉर्टेज पड़ जाती है। सो इसलिए लिटरेसी इज़ इम्पॉर्टेंट। ओवरऑल लिटरेसी रेट जो है हमारा 76% है, फीमेल लिटरेसी रेट अभी प्रेजेंट 65.4%। अब ये चीज़ देखी गई है कि फ़ीमेल और साथ ही साथ टोटल ओवरऑल लिटरेसी रेट जो है वो साउथ कंट्रीज़ जो है केरला वगैरह वहाँ पे ज़्यादा है देन द नेशनल। तो ये काफ़ी ज़्यादा एक सोचने वाली बात है कि कुछ स्टेट्स में ज़्यादा है और कुछ स्टेट में बिल्कुल है ही नहीं एजुकेशन। सो इसके अलावा इम्बैलेंसेस आपके देखने को आपको मिल सकते हैं। बिहार में आपका 68.2 है, और केरला और मिज़ोरम जैसी में आपका सिर्फ 93 और 91.9 ऐसे भी आपके क्या है लिटरेसी रेट है। तो ये रीजनल इम्बैलेंसेस, कहीं पर ज़्यादा कहीं पर कम एजुकेशनल लेवल लोगों का। उसके अलावा आपके जो SC ST मार्जिनलाइज सेक्शंस है, यहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा लिटरेसी रेट कम है लोगों का। सो ये आपका ओवरऑल सोशल एम्पावरमेंट का टॉपिक। अब ये जो क्वेश्चन है यहाँ से यहाँ तक, ये तो बहुत ज़्यादा आपको पूछने में आ सकता है। मैंने क्वेश्चन देखे 2-3, वो सेम अलग अलग तरीके से पूछे गए, आंसर सबका सेम। सो ये वाला क्वेश्चन अच्छे से कर लेना। अभी मैं आपको कुछ दे भी दूँगी लास्ट में, अगर मैं दे पाऊँ तो मैं आपको सैम्पल पेपर्स करवाऊँगी, उसमें हम देखेंगे। उसके अलावा अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है
सो गाइस, आपका HDI ऑफ इंडिया जो है, यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स ऑफ इंडिया, ये आपका सबसे पहले आपका प्लानिंग कमीशन जो था उसने आपका क्या किया था, मेजर किया था, मैंने आपको बताया। अब उसने क्या देखा उसमें हम लोग देखेंगे इसमें। तो केरला टॉप पे था और छत्तीसगढ़ जो था उसमें लो था HDI इंडेक्स का। जो केरला टॉप पे था, यानी कि उसने 3 की एरियाज़, यानी कि एक्सेस टू रिसोर्सेज, एजुकेशन और हेल्थ के मामले में काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया था। अब हम बात करते हैं लिटरेसी रेट की। ऐसा माना जाता है जिन कंट्रीज़ में फ़ीमेल और मेल लिटरेसी रेट में गैप कम होता है, उस कंट्री का कंपैरेटिवली ज़्यादा डेवलपमेंट के चांसेस होते हैं। तो यही आपका केरला में भी हुआ। अब नेक्स्ट है आपका इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट यानी कि इकोनॉमी से रिलेटेड पैसा, फाइनेंशियली इंफ्रास्ट्रक्चर जिस कंट्री का अच्छा होता है, ज़्यादा मशीनरी होती है, टेक्नोलॉजी ज़्यादा अच्छी होती है, उस कंट्री का HDI रिपोर्ट भी अच्छा होता है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट है आपका हिस्टोरिकल रीजंस। तो कहते हैं कि हिस्टोरिकल रीजंस पे रिस्पॉन्सिबल हैं क्योंकि कॉलोनाइज हुआ था एक बार इंडिया हमारा। उस टाइम पे हमें एक बड़े लेवल पर एजुकेशन नहीं प्रोवाइड की गई। बहुत कम लोग 17% एजुकेटेड थे, जिस वजह से अभी भी हमें अवेयर करने में उन लोगों को दिक्कतें आती है जो कि एजुकेशन को इम्पोर्टेंस नहीं देते। ये सब कुछ वो फैक्टर्स है जो कि आपकी HDI को इम्पैक्ट करते हैं। तो अब हमारा जो है नेक्स्ट टॉपिक है वो आपका इन्वायरमेंट से रिलेटेड होगा, थोड़ा कॉन्सेप्ट, मान्यताएं। सबसे पहले तो डेवलपमेंट का एक नेगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ता है, जैसे कि सोशल डिस्पैरिटीज़ बढ़ जा रहा है, यानी कि कोई अमीर बन जाता है, कोई बहुत गरीब हो जाता है डेवलपमेंट की वजह से, बहुत ज़्यादा गरीब, बहुत ज़्यादा अमीर। तो ऐसे क्या होता है, गलत तरीके से रिसोर्सेज एक दो लोगों में बढ़ जाते हैं। ये आपके डेवलपमेंट के गलत नेगेटिव इफ़ेक्ट पड़ जाता है, और भी कई सारे हैं। तो इन सारे के सारे नेगेटिव इफ़ेक्ट को ध्यान में रखते हुए जो हमारी UNDP है, उसने क्या किया था 1933 में, उसने इन इश्यूज़ को कंसिडर किया, यानी कि लिया इन इश्यूज़ को। मतलब कि बेसिकली उन्होंने कहा कि जो सिटीजन्स जो हैं इस कंट्री के, उन लोगों ने अपने ओपिनियंस उठाने चाहिए, उन लोगों ने गवर्नमेंट को बताना चाहिए कि आप इस चीज़ में सही हो, यहाँ पर गलत हो। उठाने के बाद कुछ कंक्लूजन्स आए, वो ये थे कि पहले तो मिलिट्री एक्सपेंडिचर, यानी कि आर्मी में जो खर्चा होता है उसे कम करें। डीमोबिलाइजेशन ऑफ आर्म्ड फोर्स, यानी कि जो आपकी जो आर्मी होती है, जो आपकी इधर से उधर मूव करते रहती है, उसको क्या करना है, उसका डीमोबिलाइजेशन करना है, कम से कम करना है। डिफेंस में खर्चा कम और फूड में ज़्यादा खर्चा करे। पूरी कंट्री पॉवर्टी में चल रही है और खर्चा डिफेंस में हो रहा है, दैट शुड नॉट बी डन। और न्यूक्लियर वेपन्स जो है उनका कम से कम यूज़ किया जाए। और जो नियो माल्थस थे, इन्वायरमेंटलिस्ट थे और रेडिकल इकोलॉजिस्ट थे, इन लोगों ने इस बात पर एग्री किया, वो इस बात को माने, और उन्होंने कहा कि हाँ, और बैलेंस, उनका ये मानना था कि देयर शुड बी अ बैलेंस बिटवीन पॉपुलेशन और रिसोर्सेज। ओवर एक्सप्लॉइट नहीं करना है। अगर पॉपुलेशन ज़्यादा है तो हमारे रिसोर्सेज उतने खर्च होंगे, लेकिन पॉपुलेशन अगर ठीक है, कम है, हम यूज़ से ज़्यादा खर्च कर रहे हैं, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। और जो आपके जो थे रॉबर्ट माल्थस जो थे, वो सबसे पहले थे जिन्होंने अपना कंसर्न इस बारे में उठाया था। महात्मा गांधी भी इसी थॉट पे बिलीव करते थे कि बैलेंस और रिसोर्सेज क्या होने चाहिए, एक बैलेंस होना चाहिए दोनों के बीच में, उतने ही यूज़ करो जितनी आपको ज़रूरत है। यहाँ पे आपका चैप्टर ख़त्म होता है। आपको वीडियो अच्छी लगी हो सो गिव इट अ थम्स अप, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि यू गेट ऑल द नोटिफिकेशन फ्रॉम माई चैनल। बाय।